इसरो में एक के बाद एक बड़े वैज्ञानिक लगातार अपना इस्तीफा दे रहे हैं। इस तरह के इस्तीफों में सिलसिला अगर यूं ही चलता रहा तो इससे इसरो के तमाम मिशन प्रभावित हो सकते हैं। इसरो के गगनयान समेत कई महत्वपूर्ण मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों के लगातार इस्तीफे के बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने अब सख्त कदम उठाए हैं और ऐसे वैज्ञानिकों के इस्तीफे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों में अंतिम फैसला सीधे अंतरिक्ष विभाग की ओर से लिया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं पर कोई असर न पड़े। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसरो छोड़ने वाले वैज्ञानिक निजी क्षेत्रों में स्पेस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में जा रहे हैं। स्पेस सेक्टर में जिस तरह से निजी क्षेत्र का दबदबा बढ़ा है, उसका सीधा असर इसरो पर पड़ रहा है। जिस तरह से इसरो के बड़े वैज्ञानिकों का इस्तीफा हुआ है, उससे ऐसा लग रहा है कि वैज्ञानिकों का मोह भंग हो रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने इसरो के महत्वपूर्ण मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों के लगातार इस्तीफे रोकने के लिए भी कदम उठाए हैं। 14 जुलाई को जारी एक नए आंतरिक ज्ञापन के तहत गगनयान और अन्य राष्ट्रीय महत्व के मिशन पर काम करने वाले वैज्ञानिकों के इस्तीफे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से जुड़े नियमों को और सख्त किया गया है। 23 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत जल्द ही गगनयान की उड़ान भरेगा और स्पेस स्टेशन बनाएगा, चांद मंगल के पार भी जाएगा। लेकिन 11 महीने भी नहीं हुए कि इसरो से बड़े पैमाने पर वैज्ञानिकों के इस्तीफे की वजह से स्पेस मिशन को झटका लगा है। अब सवाल इस बात का है कि इसरो छोड़ने वाले वैज्ञानिकों के आंकड़े क्या कह रहे हैं, किस तरीके से ये चीजें सामने आ रही हैं, पीछे आधार क्या है। 2012 से 17 के बीच 25 इसरो केंद्रों से 289 वैज्ञानिकों ने इस्तीफे दिए हैं। 2018 से 22 के बीच में इसरो के केंद्रों से 381 वैज्ञानिकों ने इस्तीफे दिए हैं। 2023 से मई 2024 तक लगभग 38 वैज्ञानिकों ने इसरो छोड़ दिया। साल 2026 में 100 से अधिक वैज्ञानिकों ने इसरो से इस्तीफा दिया है। तो इस तरीके से इसरो के वैज्ञानिकों ने कब कितने वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दिया, ये चीज जो सामने आई, इसके पीछे का कारण क्या है, इस बात को भी समझना जरूरी है। इसरो से जो वैज्ञानिक रिटायरमेंट ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं? निजी अंतरिक्ष कंपनियों में अधिक वेतन और बेहतर करियर का अवसर उनको मिल रहा है। निजी क्षेत्र में तेजी से प्रमोशन और अधिक लचीला वर्किंग कल्चर मिलता है। निजी क्षेत्र में जाने वाले वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े ऑफर्स मिल रहे हैं। कुछ परियोजनाओं में लंबी अवधि और प्रशासनिक प्रक्रियाएं बाधा बन जाती हैं। कई स्पेस टेक कंपनियां वैज्ञानिकों को इसरो से ज्यादा वेतन भी ऑफर कर रही हैं। निजी अंतरिक्ष कंपनियों में जिस तरीके के अवसर बने हैं, वो रिटायरमेंट लेने का या इस्तीफा देने का एक प्रमुख कारण है। इसका यह मतलब नहीं है कि निजी क्षेत्रों को आगे नहीं आना चाहिए, लेकिन इससे जुड़ी हुई जो बड़ी चीज है वो ये है कि हमारे यहाँ इसरो के पास जिस तरीके के साधन संसाधन हैं, जिस तरीके की व्यवस्थाएं उसने बनाई हैं, वो एक एक दिन आगे बढ़ते हुए तैयार की गई हैं। बीते दिन भी जो रॉकेट प्राइवेट ऑर्बिटल छोड़ा गया, वो भी इसरो के ही लॉन्चिंग पैड से लॉन्च किया गया। इसरो के जो महत्वपूर्ण मिशन है उसमें गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन सबसे प्रमुख माना जा रहा है। चंद्रयान 4 चंद्र नमूना वापसी मिशन, ये भी एक महत्वपूर्ण मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का भी महत्वपूर्ण मिशन फिलहाल इसरो के ही पास है। मंगलयान 2 पर तेजी से काम चल रहा है। शुक्र मिशन पर इसरो लगातार काम कर रहा है, यानी हम शुक्र ग्रह तक जाने की तैयारी कर रहे हैं। चंद्रयान 5 पर भी इसरो की टीम काम कर रही है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं इसरो के पास। नेक्स्ट जनरेशन और पुनः प्रयोज्य रॉकेट मिशन, यानी दोबारा उस रॉकेट का इस्तेमाल प्रॉपरली हो सके, इस बात को भी इसरो अपने फहरिस्त में रखे है। इसरो ने
कौन सी बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, कौन सी बड़ी उपलब्धियां उसके नाम हैं, ये भी समझिए। 1975 में पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया। 1980 में पहला स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया गया। 1994 में पीएसएलवी को बड़ी सफलता हासिल हुई। 2008 में इसरो का मिशन चंद्रयान 1 सफल हुआ। 2013 में इसरो का सबसे अहम मिशन मंगलयान सफल हुआ। 2017 में इसरो ने एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च किए। 2019 में इसरो ने मिशन चंद्रयान 2 पर सफलता पाई। 2023 में मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई। 2023 में इसरो ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया। इसरो का जो महत्व है वो भी भारत में बहुत बड़ा है। आज निजी सेक्टर आ रहे हैं, जिस तरीके की सुविधाएं हैं, जिस तरीके के स्टार्टअप्स को शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से योजनाएं हैं, उसमें अंतरिक्ष विज्ञान भी, अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी पीछे नहीं है। लेकिन इसरो का अपना महत्व है। 1962 में भारत की अंतरिक्ष यात्रा शुरू होती है। 69 में इसरो की स्थापना की जाती। इसरो ने कई बड़े मिशन पर काम किया है। चंद्रमा, मंगल और सूर्य तक इसरो के विभिन्न प्रोजेक्ट्स की पहुंच हुई है। भारत को अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना, यह काम इसरो के ही जरिए संभव हुआ। मौसम और कृषि के क्षेत्र में भी जो हमारे सैटेलाइट्स गए, उनसे मदद मिलती है। ग्रामीण संचार को भी बढ़ावा दिया गया। आपदा प्रबंधन भी इसरो की ही बदौलत मजबूत हुआ है। वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की एक नई पहचान बनी। हम ग्लोबली सबसे सस्ता सैटेलाइट प्रक्षेपण करते हैं और उसको उसकी कक्षा में ले जाकर के स्थापित करने का काम करते हैं। ये इसरो ने ही इस बाजार को तैयार किया है। अब दुनिया भर के जो देश हैं वो इस काम के लिए भारत आ रहे हैं और यहीं से प्राइवेट सेक्टर की जो पौध है वो खड़ी होना शुरू होती है। और ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में ऐसे लोग हैं जो हैं जिनकी काबिलियत अलग तरीके की हो सकती है, वो स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं इसरो के अंदर, लेकिन जो स्टार्टअप है चूंकि वहां पर पैसा है, इस लिहाज से वो उस पैसे के लिए उन प्रोजेक्ट्स पर सीधे काम कर रहे हैं जिसमें सरकार धन दे रही है, या जिस काम को वो विदेश से ले आकर के और इसरो की ही मदद से उन्हीं के लॉन्चिंग पैड्स का इस्तेमाल करके अपना रेवेन्यू सीधा कर सकते हैं। अब इसरो की जो विकास यात्रा है वो इतनी आसान नहीं रही है, इस बात को भी हमें समझना होगा। 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बनाई गई। 62 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च को बनाने के बाद डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को दिशा देना शुरू किया। अंतरिक्ष कार्यक्रमों का उद्देश्य तकनीक के विकास में शामिल होना था। 1963 में केरल के तिरुवनंतपुरम से पहला रॉकेट लॉन्च किया गया। केरल के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से यह रॉकेट लॉन्च हुआ। 15 अगस्त 1969 को इसरो का पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कर दिया गया। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। इसरो की स्थापना का उद्देश्य अंतरिक्ष और तकनीकी विकास करना रहा है। संचार, मौसम, कृषि, आपदा प्रबंधन में भारत की इससे मदद होती है। रक्षा क्षेत्रों में अंतरिक्ष सेवाओं का उपयोग करना भी
इसके काम के अधीन आता है। भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य रहा और इस विकास यात्रा में इसरो ने अपना मजबूत दखल रखा है। शुरुआती वर्षों में इसरो का संचालन परमाणु ऊर्जा विभाग के पास था। बाद में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अधीन लाया गया। बासठ में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जैसा हमने आपको बताया, तैयार किया गया। इसरो के प्रमुख रॉकेट और उनके उपयोग किस तरीके के हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। जिस तरीके से इसरो ने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई है, उसमें एक के बाद एक कई उसने प्रयोग किए, कई रॉकेट बनाए और अंतरिक्ष में भेजे। SLV-3 रॉकेट भारत का पहला स्वदेशी लॉन्च व्हीकल था। ASLV रॉकेट छोटे उपग्रहों की लॉन्चिंग के लिए बनाया गया था। PSLV रॉकेट पृथ्वी की कक्षा और वैज्ञानिक मिशन पर आधारित था। GSLV रॉकेट एक तरह का भारी उपग्रह था। LVM-3 भारी पेलोड और मानव मिशन आधारित रॉकेट था। 2015-16 से 2025-26 तक अंतरिक्ष विभाग का जो बजट रहा वो किस तरीके का रहा, ये भी हम आपको बताते हैं। 2015-16 में 6,959 करोड़ रुपए एस्ट्रोसैट सैटेलाइट के लिए, 2016-17 में 8,045 करोड़ रुपए 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च करने के लिए, 17-18 में 9,093 करोड़ रुपया PSLV C-37 से एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए गए। 2018-19 में 11,483 करोड़ रुपए गगनयान मिशन के लिए दिए गए। 19-20 में 12,473 करोड़ रुपए चंद्रयान मिशन 2 के लिए आवंटित किए गए। 2020-21 में 9,500 करोड़ रुपए कोरोना काल में इसका बजट जारी किया गया। 21-22 में 13,949 करोड़ रुपए अंतरिक्ष कार्यक्रमों में तेजी के लिए आवंटित किए गए। 2022-23 में 12,543 करोड़ रुपए गगनयान चंद्रयान 3 के लिए दिए गए। 23-24 में 12,543 करोड़ रुपए चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन के लिए दिए गए। 24-25 में 13,043 करोड़ रुपए अंतरिक्ष तकनीक और मानव मिशन के लिए दिए गए। तो इस तरीके से ये भारी भरकम बजट, इस बजट के साथ इसरो की यात्रा, ये अपने आप में देश को आगे बढ़ाने की जो कोशिश थी वो उस जगह तक पहुंचती हुई दिखाई दी, जिससे आज हमारी आसमान में एक पकड़ और धमक जाहिर होती है। लेकिन इससे आगे जिस तरीके से निजी क्षेत्र पनप रहे हैं वो इसरो के लिए गंभीर खतरा भी पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वही वैज्ञानिक अपने स्टार्टअप्स लगा करके इसरो के ही साधन संसाधन इस्तेमाल करके और सरकार से जो बजट ले रहे हैं वो इस देश के लिए एक चिंताजनक स्थिति है।